जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार कुमार है। क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल जो हम लोग 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू करने वाले थे, नेटवर्क इशू के कारण जो पूरा नहीं हो पाया था, उसको एक नए सिरे से रिकॉर्डेड हम लोग वीडियो डाल रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इस पे भी देख के आंसर लगाएंगे। जहां 48 क्वेश्चन तक हुए थे, तो 48 के आगे आप शुरू कर सकते हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो शुरू से लेके 1 से 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। ये एक मॉडल पेपर है कि किस प्रकार से सुपरवाइजर में प्रश्न आ सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, 100 के 100 क्वेश्चन का कमेंट में बताएंगे आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, आपके राइट आंसर कितने थे, आपके रॉन्ग आंसर कितने थे। बाकी आप हमें इन आईडीज पे हमारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो जैसे पहला भाग हम लोगों ने चुना था भाषा का। जैसे भाग 5 भाग में है, तो भाषा से भी प्रश्न आने वाले हैं तकरीबन। तो जो भाषा है वो भाग 3 पे लिखा हुआ है आई थिंक। तो उसको हम लोगों ने पहले डाला, क्योंकि पेपर में कोई भी भाग पहले पूछ सकता है आपसे। जनरली भाषा जो है अलग अलग सेट में भाषा जो है पहले रहता है। तो भाषा के कुछ प्रश्न करते हैं। पूछता है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन है बुढ़ापा, कठोरता, अपनापन और सजावट। आपको क्या बताना है, भाववाचक संज्ञाएं सारी दी हैं, जातिवाचक संज्ञा से कौन सा बना है। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, बुढ़ापा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है, चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। चिरायु में उपसर्ग कौन सा है, आपसे ये पूछ रहा है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले आके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। यदि इसके बात करेंगे तो कौन सा होगा, चिर होगा। चिर और आयु क्या बनता है, चिरायु बनता है। चलिए थर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। मतलब प्रत्यय के रूप में यूज हो रहा है और वो लिंग संबंधी है, लिंग या प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं, इसके बारे में बताना है। तो गायिका है, नारी है, अनाथा है, गोपी है। यदि सही आंसर की बात करें तो कौन सा रहेगा इसका, नारी। नारी में जो है बड़ी ई होती है, मात्रात्मक त्रुटि आपको देखने को मिलेगी। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 4 में। बोलता है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम है। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से एज इट इज प्रयोग किए गए हैं। ऑप्शन में है पर्यंक, आंसू, हाथी और बारात। इसका सही आंसर क्या रहेगा, पर्यंक। पर्यंक का अर्थ क्या होता है, पलंग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन किसके प्रकार है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है, इस प्रकार से पूछेगा। ऑप्शन है आपके पास व्यंजन, स्वर, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, व्यंजन के। मैंने जब बोला भी तभी उस समय बता दिया था, ऊष्म और संयुक्त ये व्यंजन के प्रकार होते हैं। चलिए आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय मतलब शब्द के बाद लगता है, बट समूह का बोध नहीं कराता। ऑप्शन में है लोग, प्रेस, वर्ग या ग। अगर इसका सही आंसर देखेंगे तो प्रेस होगा। ऑप्शन डी इसमें विलोपित हो गया था क्योंकि मिसप्रिंट हुआ है। तो ऑप्शन डी को आप मत देखिएगा, तीन ही ऑप्शन पे लगाएंगे, लोग, प्रेस और वर्ग। तो लोग और वर्ग ये दोनों क्या है, प्रत्यय जब लगते हैं तो ये किसी समूह को बताते हैं, बोध कराते हैं। प्रेस किसी समूह का बोध नहीं कराता। चलिए आते हैं, जस दूल्हा तन बनी बराता। इसका अर्थ क्या है ये पूछता है। ऑप्शन में है आपके पास, सभी साथी एक जैसे होते हैं, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, विढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। इसके सही आंसर की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इसका सही आंसर क्या रहेगा हमारा, सभी साथी एक जैसे होते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इतना काम आप जरूर करिएगा। और आप क्या करेंगे, साथ साथ कमेंट पे, जितने भी लोग देखेंगे वीडियो, कमेंट पे आप बताएंगे आपके कितने आंसर सही हुए, कितने गलत हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछता है, काजू किस भाषा का शब्द है। तो काजू के लिए आपके पास ऑप्शन है फारसी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसका क्या होगा, पुर्तगाली भाषा से लिया गया है काजू। काजू लाए भी हम लोग वहीं से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से तीन किसी नियम से एक जैसे हैं, इनमें से कोई एक अलग है, उसको पहचानना है। ऑप्शन है अश्रु, अट्टालिका, पाषाण और हींग। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हींग। हींग जो है अलग है इनसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। भाषा का निर्माण किससे होता है, आपसे ये पूछ रहा है। जो भाषा बोलते हैं लैंग्वेज, इसका निर्माण किससे होता है। ऑप्शन आता है व्यक्त लिखावट से, अमूर्त ध्वनियों से, व्यक्त ध्वनियों से या वार्तालाप से। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, व्यक्त ध्वनियों से। जो हम लोग ध्वनियां निकालते हैं, जैसा भी मैं बोल रहा हूँ, ये ध्वनि जो है यही भाषा का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीसगढ़ी जातिवाचक संज्ञा आपको पहचानना है। छत्तीसगढ़ी जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, यमुना है, घुग्गुस राजा मंदिर है, तालाब है या दुकालू है। छत्तीसगढ़ी भाषा में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो सही आंसर क्या होगा, तालाब। जो तालाब है वो आपको देखने को मिलेगा जातिवाचक संज्ञा, बाकी व्यक्तिवाचक आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ी विशेषण है, आपको बताना है छत्तीसगढ़ी विशेषण कौन सा है। ऑप्शन आता है टेहर्रा, मुट्ठा, चेष्टा या उपरोक्त सभी। जब आती है विशेषण के बाद जो विशेषता बताते हैं उसमें, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में हम लोग देखेंगे तो सभी, टेहर्रा, मुट्ठा और चेप्टा,
चेप्टा लिखा हुआ है, ये तीनों क्या है आपके विशेषण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छेरी का बहुवचन होगा, आपको ये बताना है। छेरी मतलब बकरी, इसका बहुवचन क्या होगा? पूरा छेरी, छेरी और छेरी, जम्मू छेरी, अब्बड़कन छेरी। अगर सही बात करें बहुवचन मतलब एक से ज्यादा बकरी है तो कैसे बोलेंगे छत्तीसगढ़िया में? जम्मू छेरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मैं यहाँ जात हूँ में कौन सा वाक्य में कौन सा काल है? मैं यहाँ जात हूँ, इसमें कौन सा काल है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। अगर सही उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें कौन सा होगा? अपूर्ण वर्तमान काल इसमें है। चलिए भाषा का अंतिम प्रश्न भी पढ़ेंगे क्योंकि भाषा से 15 प्रश्न आते हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी मिलाकर। तो 15 प्रश्न आने की बात करें तो इसमें आखिरी जो प्रश्न आता है, सियान बिना ध्यान नहीं हुए मुहावरे का हिंदी अर्थ क्या होगा? सियान बिना ध्यान नहीं हुए, इसका अर्थ क्या होगा? घर में बड़े होना का जरूरी है, प्रतिनिधित्व का अभाव होना, ध्यान से लगाने से घर के बड़े खुश होते हैं, ज्ञान का अभाव होना। सही आंसर क्या रहेगा? प्रतिनिधित्व का अभाव होना। ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे जो भाषा का भाग था उससे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे जीएस के भाग में, जिसमें से 40 प्रश्न आने वाले हैं खुली भर्तियों के लिए 80 नंबर का। तो इसमें छत्तीसगढ़ है और आपका संविधान है, विज्ञान है, रीजनिंग है, इसी में दिया है। लगभग 8 विषय इस पे दिए हैं, 9 टॉपिक की बात करता है। तो इसके बारे में तो जैसे पहला प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना सही कथन कौन सा है। इस दौरान स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, छठा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, पंडित लाल सुंदरलाल शर्मा ने सतनामी आश्रम की स्थापना की, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान घटित घटनाओं की बात करेंगे, तो कोई भी घटना आपका असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं हुई है, सारी घटनाएं असहयोग आंदोलन के बाद की हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम वानर सेना का गठन किस स्थान पर हुआ था? वानर सेना का गठन सर्वप्रथम किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन है दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो कौन सा होगा इसका आंसर? बिलासपुर। बिलासपुर में जो है सबसे पहले आपकी देखने को मिली थी हमारी वानर सेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है, जंगल सत्याग्रह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पोड़ी गांव सत्याग्रह नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ, सीपत पोड़ी बैरिस्टर छेदीलाल के नेतृत्व में, बांधाघार मोहनलाल शुक्र के उसमें, और सारंगगढ़ में धनीराम गोंड में। अगर सही बात करेंगे तो कौन सा है गलत वाला? तो सीपत पोड़ी जो है बैरिस्टर छेदीलाल इस पे नहीं थे, इसमें कौन थे? तो रामधर दुबे जी थे, याद रखिएगा इनके नेतृत्व करता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन पूछता है, किस शासक के सिक्के पर कुकुदमान वृषभ का अंकन मिलता है? इनमें से कौन से छत्तीसगढ़ के शासक रहे हैं जिनके सिक्कों पर कुकुदमान वृषभ का अंकन मिलता है? ऑप्शन है जाजल्य देव प्रथम, मधुरांतक देव, महाशिवगुप्त बालार्जुन और प्रसन्ना मात्र। यदि सही आंसर की बात करेंगे तो महाशिवगुप्त बालार्जुन इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पाषाणकालीन स्थल रायगढ़ में स्थित नहीं है? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पाषाणकालीन स्थल जो है रायगढ़ में स्थित नहीं है। ऑप्शन आता है आपके पास सोटी घाट, भैंसगढ़ी, कबरा पहाड़ या इनमें से कोई नहीं। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसका कौन सा होगा हमारा? इनमें से कोई नहीं। सारे के सारे रायगढ़ में स्थित है। सोटी घाट, भैंसगढ़ी, कबरा पहाड़ सारे के सारे रायगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछता है, सड़क एवं भवन निर्माण के लिए किन चट्टानों को उपयुक्त माना जाता है? भूगोल से प्रश्न जोड़ सकते हैं। सड़क एवं भवन निर्माण के लिए किन प्रकार की चट्टानों को उपयुक्त माना जाता है, मतलब कौन सी बेस्ट रहती है ऐसा बोल रहा है। गोंडवाना चट्टान, धारवाड़ चट्टान, दक्कन ट्रैप की चट्टान या कडप्पा चट्टान। इसके सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें होती हैं ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछता है, कन्हार की सहायक नदियों में कौन सी एक नदी नहीं है? ऐसा क्वेश्चन होगा। आपके पास ऑप्शन में आता है चनान, गलफुला, कोईराज, ये सभी कन्हार की सहायक है। आपको ध्यान रखना है वहां पे नदी लिखा है, नहीं है नहीं लिखा है, कौन सी एक नदी नहीं है। ऑप्शन में जो क्वेश्चन में पूछता है नहीं है पूछ रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोईराज। कोईराज जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 2012, 1998, 2000 और ए और बी दोनों। किस वर्ष सर्वाधिक जिलों का निर्माण हुआ है? तो जिलों के निर्माण के अगर इतिहास में जाएंगे तो 2012 और 1998 में सर्वाधिक जिलों का निर्माण हुआ है। संख्या आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, पुरखौती मुक्तांगन के विषय में क्या सही नहीं है? पुरखौती मुक्तांगन के बारे में आपको गलत कथन बताना है। क्वेश्चन में ऑप्शन पहला देता है, यह नवा रायपुर अटल नगर में स्थित है,
यहाँ पर भोपाल के तर्ज पे भव्य भारत भवन बना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक धरोहरों को संजोए रखने का एक माध्यम है, इनमें से कोई नहीं। यदि अगर बात करें मुक्तांगन की, तो सारे का आपके जो ऑप्शन दिए हैं सही है, सारे के सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। पुरखौती मुक्तांगन के लिए हमने एक ब्लॉग वीडियो बनाया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे पुरखौती मुक्तांगन में क्या क्या चीजें होती है हमने उसके बारे में आपको हल्का सा एक ब्रीफ किया, ब्रीफ में एक नॉलेज देने की कोशिश की, आप उसको जरूर देखिएगा, मैडम और मेरा दोनों का साथ का काम है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, छत्तीसगढ़ के किस समाज सेवक को इस वर्ष जमुनालाल बजाज जो है पुरस्कार मिला है? ये प्रश्न आता है। ऑप्शन है अरुण कुमार सोनी, धर्मपाल सिंह, शंकर कुरील और रुक्मणी देवी। इनमें से कोई एक सही है, आपको बताना है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। सही आंसर क्या होगा? धर्मपाल सैनी। इनको क्या मिलता है? जमुनालाल बजाज पुरस्कार जो है मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गलत पदों का चयन करना है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पद जो है गलत है। रीजनिंग का प्रश्न है, एकदम बेसिक प्रश्न मैंने डाला है। AEJOU, इनमें से कौन सा गलत पद है आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? जे जो है ये स्वरों का आपको क्रम दिया था, इसमें एक व्यंजन डाला गया है जे, जो हम लोग बोलते हैं वोवेल है, बाकी जे जो है कॉन्सोनेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रेणी का अगला क्रम आपको बताना है, 1 2 3 5 7, इसका अगला क्रम क्या होगा? तो इसका अगले क्रम की बात करेंगे तो होगा 11, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं की श्रेणी चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछता है, जिस प्रकार का संबंध 15 अगस्त का स्वाधीनता दिवस से है, उसी प्रकार 26 नवंबर का संबंध किससे है? ऑप्शन आता है गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, इसके अतिरिक्त अंबेडकर जयंती और आपका आता है पटेल दिवस। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा संविधान दिवस। संविधान दिवस होता है हमारा 26 नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, जिस प्रकार लाल किले का संबंध दिल्ली से है, उसी प्रकार लक्ष्मण मंदिर का संबंध किससे है? तो जैसे लाल किला दिल्ली में है, तो वैसे लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो सिरपुर में है। बिल्कुल बिना ऑप्शन पढ़े भी आंसर टिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। श्रेणी का अगला पद आपको बताना है। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, इसके बाद क्या आएगा? ऑप्शन में 25, 36, 22, 225। सही आंसर क्या होगा? 25। क्या है ये? वर्गों का श्रेणी है। एकदम बेसिक प्रश्न है रीजनिंग के। श्रेणी का अगला पद याद कीजिए, बोलता है 4, 6, 8, 9, आगे क्या आएगा? ऑप्शन में है 10, 11, 12, 14। सही आंसर क्या होगा इसका? 10, क्योंकि ये भाज्य संख्याओं की श्रेणी है, कॉम्पोजिट नंबर की श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट आता है, श्रेणी क्रम में गलत पद दिया गया है, उसको चयन करना है। 1 2 3 4 5 7 11 13, इसमें गलत पद कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4, इनमें से कोई गलत है। सही आंसर क्या होगा इसका? 4। 4 जो है गलत पद है, क्योंकि अभाज्य संख्या की श्रेणी में एक भाज्य संख्या आ गई है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से सभी एक निश्चित नियम के तहत संबंध बनाते हैं, एक भिन्न है, भिन्न की पहचान करना है। आपको भिन्न की पहचान करना, ऑड वन आउट निकालना है। ऑप्शन है रायपुर, भोपाल, नागपुर, दिसपुर। यदि सही आंसर की बात करेंगे तो कौन सा होगा? नागपुर। बाकी सभी जो है किसी न किसी राज्य की राजधानियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भिन्न की पहचान कीजिए। बी, डी, सी या ई, इनमें से क्या अलग है? तो नॉर्मल से आपको दिख रहा होगा क्या अलग है। ई जो है अलग हो जाते हैं, क्योंकि ई जो है स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आता है, भिन्न की पहचान करना है। नीला, लाल, हरा, नारंगी, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो सही आंसर क्या होगा? नारंगी भिन्न है, बाकी तीनों प्राथमिक कलर है, जो हम लोग बोलते हैं RGB कलर, ये प्राइमरी कलर है, बाकी जो है भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 36, जूनागढ़ अभिलेख भारतीय इतिहास के ही, हम लोग अभी भाग 2 पे ही काम कर रहे हैं, इतिहास से भी प्रश्न आने वाले हैं। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है, ये आपसे पूछता है। ऑप्शन है भूमक, नहयान, रुद्रदामन, या इनमें से कोई नहीं। जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का। लोग पढ़ते हैं इतिहास में, रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख से हमको ये जानकारियां मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने उत्तरी भारत पर आक्रमण नहीं किया, ये आपको बताना है। दक्षिण के शासकों का नाम दिया है, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय। इनमें से किस शासक ने उत्तरी भारत पर आक्रमण नहीं किया? तो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने आक्रमण नहीं किया है। आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ प्लीज कमेंट में बताएंगे आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने स्किप किए हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा, एक फेयर कंपटीशन होगा। अगर आप सभी के सभी जितने लोग वीडियोस देखते हो, उसमें आप कंपटीशन, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मेरे से आगे कौन है, मेरे से पीछे कौन है, तो वो आइडिया मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद तुगलक के समकालीन कौन नहीं था, आपको ये बताना है। पहला कूट है अमीर खुसरो, दूसरा है जियाउद्दीन बर्नी, एमुल मुल्क मुल्तानी, और चौथा ऑप्शन है बहलोल लोदी। कूट में जो दिए हैं उसके बाद ऑप्शन है कि केवल 1, केवल 3, केवल 4 या 3 और 4। यदि सही आंसर की बात करेंगे तो कौन सा होगा? केवल 4। बहलोल लोदी जो है मोहम्मद तुगलक के समकालीन नहीं था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39, चापलूसों का सम्मेलन कहकर कांग्रेस की आलोचना किसने की थी, आपको ये बताना है। किसने बोला कांग्रेस जो है चापलूसों का सम्मेलन है केवल? ऑप्शन आता है सर सैयद अहमद खान, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष। अगर सही आंसर की बात करेंगे तो कौन थे? लोकमान्य तिलक। गरम दल के नेता थे, इनको चापलूसी पसंद नहीं थी। तो कांग्रेस लोग अगर चापलूसी कर रहे हैं या नरमी बरत रहे हैं अंग्रेजों के साथ, तो ये बोलेंगे क्या? ये चापलूसों का सम्मेलन है और कुछ नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसकी नज़र में कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक मेले थे? किसकी नज़र में ऐसा था जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले होते हैं, ऐसा कहा है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, भगत सिंह। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? लाला लाजपत राय। ये भी गरम दल से थे, तो ये भी वैसी ही बुराई करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भूगोल से संबंधित प्रश्न है। न्यू मूर द्वीप, इसके बारे में सही कथनों का चयन करना है। कूट वाला प्रश्न है। न्यू मूर द्वीप जो है इसके बारे में क्या कथन सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन आता है यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप गंगा नदी के मलबों के निक्षेप से बना है। जो नदी गंगा अपनी मलबे लेकर आती है, वो जो एक जगह अटक जाते हैं उसके कारण बना है। यह बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित है। इस पर भारत का पूर्ण स्वामित्व हो गया है। यदि ऑप्शन देखेंगे तो बोलते हैं केवल एक सही है, एक और दो सही है, एक दो और तीन सही है, या सभी सही है? तो सही आंसर क्या होगा? सभी सही है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो गंगा नदी के जो मलबे आते हैं उनके निक्षेप, मतलब वो बल्बों को एक जगह पे जहाँ पे इकट्ठा हो रहे सेडिमेंट्स, उनसे ये द्वीप बना है। 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा में स्थित थे। ये विवाद हो रहा था 25,000 स्क्वायर किलोमीटर में। जब ये विवाद सुलझा है तो भारत का पूरा स्वामित्व इसके ऊपर हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भूगोल से ही है। किन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के कारण हुआ है? ये पूछता है जब पृथ्वी ठंडा हुई तो कौन सी चट्टानें निर्मित हुई हैं? ऑप्शन ये आता है आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की, या विंध्यन क्रम की। सही आंसर क्या होगा हमारा? आर्कियन क्रम की चट्टानें। जो आर्कियन बोलते हैं ये चट्टानें जो है पृथ्वी के ठंडा होने से बनी सबसे प्राचीन चट्टानें मानी जाती है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। किस नदी का उद्गम शेषनाग झील से हुआ है? ये आपको बताना है। शेषनाग झील से कौन सी नदी उद्गमित होती है? ऑप्शन है सिंधु, झेलम, चिनाब या रावी। तो आप देखेंगे शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? तो झेलम, और वुलर झील भी इसी पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके अकॉर्डिंग भारत की मिट्टियां कितने भागों में बांटी गई हैं, या इस परिषद ने कितने भागों में भारत की मिट्टियों को विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है? ऑप्शन आता है 4, 6, 8 या 10। आपको बताना है कि कृषि अनुसंधान परिषद मिट्टियों को कितने भागों में बांटता है। ये ऑथेंटिक रहेगा। बांटता है 8 भागों में। बोलता है भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत के भूगोल का प्रश्न ही है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये बताना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? यदि सही उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो आएगा हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। संविधान से संबंधित प्रश्न भाग 2 के तहत ही पूछेगा। बोलता है संविधान के कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में, तो उसी में से एक है। बोलता है प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। कहीं ऐसे लिखा नहीं है किसी भी आर्टिकल में कि प्रेस स्वतंत्र है। फिर भी कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? मतलब फिर भी कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? कौन सा आर्टिकल से आप ये समझ सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता है हमारे पास? ऑप्शन है आर्टिकल 19, 21, 19 के 1 का ए, या 19 के 1 का बी। सही आंसर की बात करेंगे तो 19 के 1 का ए। वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, जो अभिव्यक्ति वर्ड है उसको जब हम इलाबोरेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया अभिव्यक्ति की आजादी में क्या 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 शामिल है, उसमें बोलता है प्रेस की स्वतंत्रता भी अभिव्यक्ति की आजादी में शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? इनमें से कौन सा आर्टिकल राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शन आता है 124, 214, 314 और 222। सही आंसर की बात करेंगे तो 214 है। वो बताता है सुप्रीम कोर्ट जो है, सॉरी हाई कोर्ट जो है बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 रहेगा। तो ये क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी में आता संविधान के भाग 5 से संबंधित संसद की कार्यवाहियों से संबंधित प्रश्न है। शून्यकाल के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जो 0 आवर होता है उसके बारे में क्या कथन सही है, इस पे बात करेंगे। तो ऑप्शन में आता है यह संसद के दोनों कथनों की बैठक का पहला घंटा होता है, पहला कूट है। दूसरा कूट आता है इसका उल्लेख संसद के कार्य नियमों में किया गया है। तीसरा कूट है इस काल में मामले बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के उठाए जा सकते हैं। चौथा ऑप्शन आता है संसद के दोनों सदनों में यह प्रश्नकाल के तत्काल बाद आता है। संसदीय प्रणाली में यह 1964 से आया है। ऑप्शन कैसे सेट होते हैं? 2, 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 5 सही है, 2, 3 और 5 सही है। यदि सही आंसर बात करेंगे तो 3 और 4 ये जो कथन है सही है। बिना पूर्व सूचना के इसमें आप मामले उठाए जा सकते हैं। प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है। प्रश्नकाल को शून्यकाल या शून्यकाल को प्रश्नकाल में बदलने का हक किसके पास होता है? स्पीकर के पास होता है। इसको अव्यवस्था का काल बोलते हैं। संसद के नियमों में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। यह एक नवाचार है संसदीय प्रणाली में जो बाद में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। आर्टिकल 360 क्या प्रावधान करता है? आपको बताना है। 360
विदेशी आक्रमण के समय आपातकाल लगाने के बारे में, आंतरिक विद्रोह के समय आपातकाल लगाने के बारे में, राज्य के आपातकाल के बारे में, या वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो सही आंसर क्या रहेगा? वित्तीय आपातकाल के बारे में। ऑप्शन ए और बी, विदेशी आक्रमण हो या आंतरिक विद्रोह हो, सशस्त्र विद्रोह हो, तो ऐसे समय में आपातकाल लगता है 352 के तहत, राज्य का आपातकाल लगता है 356 के तहत, और 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुसार राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है। जो एक स्टेटमेंट हम लोग हर बार सुनते हैं कि मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रहेगी। यहाँ पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है? मतलब जो बोलते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बनी रहेगी, इसका मीनिंग क्या है, वास्तविक अर्थ क्या निकलता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, या ऑप्शन डी विधानसभा के प्रसाद पर्यंत। यदि सही उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो इसका क्या होगा? विधानसभा के प्रसाद पर्यंत। जब तक विधानसभा में मेजोरिटी है, मंत्री परिषद बनी रहेगी। जैसे विधानसभा में मेजोरिटी गई तो मंत्री परिषद गिर जाएगी, मतलब सरकार गिर जाएगी, मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। तो राज्यपाल तभी इनको मंत्रियों को हटा सकते हैं जब उनके पास विधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यदि पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त करना है तो विधानसभा में उनकी मेजोरिटी कम होनी चाहिए। तो राज्यपाल को ये शक्ति विधानसभा के थ्रू मिलती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न है। भाग 2 पे ही हैं हम लोग, अभी भी अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न आने हैं, तो वही 40 प्रश्न को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, इनका संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? द्वितीयक क्षेत्र। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें हम लोग डालते हैं बिजली, गैस और जल आपूर्ति को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 52। किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत के 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? अगर आप अर्थशास्त्र का सिलेबस देखे होंगे या अर्थव्यवस्था का सिलेबस आप देखे होंगे, उसमें सीधा सीधा लिखा पंचवर्षीय योजना है, तो उनको आपको रेडी करना है। 12 पंचवर्षीय योजना है, बहुत बेसिक है, आसानी से हो जाता है। इसमें आपको बताना है किस योजना के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो पहली बार हुआ था। ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पांचवी या सातवीं। सही आंसर इसका रहेगा चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके तहत 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। 11 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, 12 अगस्त 1982 या 11 मई 1982। सही आंसर की यदि बात करेंगे तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ फिर से आएगा हम लोगों के पास। शिवरामन समिति, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। शिवरामन समिति का संबंध किससे है, ये बताना है आपको। ऑप्शन आता है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, पूंजी खाजा परिवर्तनीयता से, बैंकों में बढ़ने वाले या बैंकों के एनपीए के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग असेट के बारे में, या नाबार्ड से। शिवरामन समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा नाबार्ड से है, वही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उसको नाबार्ड बोलते हैं। इसी समिति की सिफारिश पर 1982 में आपको दिखेगा नाबार्ड की स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइंस से जुड़ा हुआ है, साइंस भी हमारे भाग 2 में है। बंदूक चलाने पर बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, इसका कारण क्या है? जैसे कभी भी कोई बुलेट चलाता तो बोलते हैं कंधा उसका मजबूत होना चाहिए। अगर कंधा मजबूत नहीं है तो उसका कंधा उखड़ सकता है, कंधे उखड़ जाते, जैसे गोली आगे निकलती तो बंदूक पीछे झटका देती है। इस झटके का कारण क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन आता है न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या चौथा नियम। तो सही आंसर क्या रहेगा? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो वही गोली जो आगे जाती है बंदूक को पीछे ढकेलती है। तो ये हो गए हमारे भाग 1 और भाग 2 को मिला के क्वेश्चन कंप्लीट। 15 और 40 55 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाग 1 से संबंधित क्वेश्चन जो आने वाले हैं 20 क्वेश्चन, जो सुपरवाइजर में जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। भाग 1 के प्रश्न, इसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला प्रश्न मिलता है हम लोगों को, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति के विषय में क्या सही है? आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। केंद्र सरकार धारा 9 के अनुसार नियम बना सकती है, राज्य सरकार धारा 10 के अनुसार नियम बना सकती है, केंद्र तथा राज्य सरकारें धारा 9 के अनुसार नियम बना सकते हैं। ए और बी दोनों सही है। यदि बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। केंद्र सरकार जो धारा 9 के अनुसार कोई भी अनुच्छेद में या अधिनियम में परिवर्तित कर सकती है उसके कोई भी धाराओं में, और राज्य सरकार के पास शक्ति होती है दहेज प्रतिषेध अधिकारी को नियुक्त करनी और उनके बारे में नियम बनाने की, वो धारा 10 के तहत बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संस्कार अभियान के तहत बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं? संस्कार अभियान से रिलेटेड मैडम ने वीडियो डाला था, आई थिंक कल या परसों वीडियो आया होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन आता है आकृति बनाना और रंग भरना,
उंगलियों तथा हाथों से छाप बनाना, शिक्षक का अभिनय करना, उपरोक्त सभी। संस्कार अभियान के तहत बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं? तो सही आंसर होगा सभी काम करते हैं। उनको आकृति बनाना, रंग भरना सिखाएंगे, उंगली और हाथों की छाप से उनको ड्राइंग बनाना सिखाएंगे, टीचर्स का एक्टिंग करके उनका अभिनय करके सिखाएंगे। ये सारे काम जो है होंगे संस्कार अभियान के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन आता है, कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? इंद्रधनुष मिशन से रिलेटेड प्रश्न है ये। मिशन इंद्रधनुष बहुत डिटेल में है। तो सघन इंद्रधनुष मिशन 1.0, 2.0, 3.0 या तीव्र इंद्रधनुष मिशन? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। उम्मीद है आप लोग कमेंट करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको उम्मीद है पसंद आ रही होगी, तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कुछ करें ना करें कमेंट पे आप सभी उत्तर लगाएंगे, ताकि एक एक्चुअल में हम लोगों को फेयर पता चल सके, फेयर कंपटीशन कितना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में गलत कथन का चयन करना है। योजना निर्भया फंड से वित्त पोषित है, योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार कानून मंत्रालय करता है, अम्ब्रेला की उपयोजना है, अम्ब्रेला योजना की उपयोजना है, घरेलू हिंसा, बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न महिलाओं को सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में गलत कथन का चयन करना है। इससे गलत कथन क्या है इसमें? योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार कानून मंत्रालय करता है, ये महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है उसकी योजना है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 विटामिन ए की खुराक बच्चे को किस प्रकार देनी चाहिए? ये पूछता है विटामिन ए की खुराक बच्चों को कैसे दोगे? हाथों पर टीके लगाकर, मुंह के द्वारा, जांघों पर खसरा के लगाकर, या विटामिन ए की खुराक देना जरूरी नहीं है। विटामिन ए की खुराक कैसी देनी चाहिए बोलता है? तो सही आंसर क्या आएगा? मुंह के द्वारा उसको खिला के जो है विटामिन ए की खुराक देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 61 टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अनुसार किस प्रकार को प्रताड़ना में शामिल नहीं करता है? ठीक है, ऐसी कौन सी है जो टोनही प्रताड़ना में आपका प्रताड़ना के तहत शामिल नहीं है? ऑप्शन आता है शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक नुकसान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी प्रकार की जो प्रताड़ना है, सभी प्रकार के नुकसान को ये आपका टोनही प्रताड़ना प्रताड़ना में के रूप में शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 62 आता है, ऑस्टोमलेशिया रोग के लक्षण बताइए। ऑस्टोमलेशिया होता है जो रोग, उसके लक्षण जो है पूछता है। ऑप्शन आता है सांसें फूलने लगती है, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, कुबड़ निकल जाता है, दस्त होने से आंतरिक अंग कमजोर पड़ जाते हैं, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या रहेगा ऑस्टोमलेशिया का? रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है और कुबड़ निकल आता है, यह है ऑस्टोमलेशिया के लक्षण। क्वेश्चन नंबर 63 के तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन पूछ रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है 3D डिजीज किसे कहा जाता है? 3D डिजीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन आता है क्वाइक्सियोरकर, रिकेट्स, पेलेग्रा, या बेरीबेरी। 3D डिजीज किसका नाम है? तो 3D डिजीज बोलते हैं हम लोग पेलेग्रा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घेंगा रोग होता है, आपको ये बताना है इसके कारण होता है या किसकी कमी से होता है घेंगा रोग? बोलता है आयोडीन में वृद्धि होने के कारण, थायरॉक्सिन का स्त्राव कम होने के कारण, थायरॉक्सिन का स्त्राव अधिक होने के कारण, या आयोडीन युक्त भोजन खाने के कारण। घेंगा रोग किसके कारण होता है? तो आपको देखने को मिलेगा थायरॉक्सिन का स्त्राव जब कम हो जाता है, इसके कारण जो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, सुचिता योजना जो सैनिटरी पैड से रिलेटेड योजना जुड़ी हुई है, उस पर गलत कथन आपका चयन करना है। गलत कथन आपको चयन करना है। स्कूलों में वेंडिंग मशीन के द्वारा नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, यह भस्मक मशीन की सहायता से उपयोग किए गए नैपकिन का सुरक्षित निपटान पर जोर देता है, यह योजना महिला दिवस के दिन प्रारंभ किया गया था, या मासिक धर्म की स्वच्छता हेतु प्रारंभ की गई योजना है। यदि इसके सही आंसर की तरफ बात करेंगे तो महिला दिवस के दिन प्रारंभ किया गया था, ये विचार जो है गलत है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कब शुरू की गई थी? इसके बारे में आपको बस टिक करना है। 2007, 2009, 2015 या 2017। यदि सही कथन की तरफ बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना 2009 में प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना में नवीनतम जारी रिपोर्ट जो के अनुसार 2012-13 से लेकर 2018-19 तक सबसे कम किस वर्ष के बच्चे लाभान्वित हुए हैं? किस वर्ष बच्चे लाभान्वित हुए ये बताना है। मतलब ये योजना में सबसे कम टारगेट बच्चे कब हुए हैं, है ना? 2012-13, 13-14, 14-15 या 15-16। यदि सही आंसर बात करेंगे तो 13-14 के मध्य सबसे कम बच्चे लाभान्वित हुए थे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 रेडी टू ईट फूड किसे प्रदान नहीं किया जाता ये बताना है। रेडी टू ईट फूड किसको नहीं मिलेगा ये बताना है। ऑप्शन है गर्भवती या शिशुवती महिला को, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, किशोर बालिकाओं को, या 6 से 12 वर्ष की बालिकाओं को। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 6 से 12 वर्ष की बालिकाओं को इसको नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं।
महतारी जतन योजना के तहत किसी गर्भवती महिला को कितना ग्राम कैलोरी भोजन वर्तमान में दिया जा रहा है, ये पूछता है। महतारी जतन योजना आपको पता होगा, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको पूरक पोषण देने के लिए किया गया है। ऑप्शन में देखते हैं 1110 ग्राम कैलोरी, 1222 0.04 ग्राम कैलोरी, 950 ग्राम कैलोरी या 1250.20 ग्राम कैलोरी। कितना कैलोरी भोजन देना है इसकी बात करता है, तो सही आंसर क्या आएगा 1222.04 ग्राम कैलोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है लौह तत्व की मात्रा सर्वाधिक नहीं होती, इसमें लौह तत्व सबसे कम पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। फलियां और मटर, रागी तथा बाजरा, सहजन की भाजी में या पपीते में। तो सही आंसर इसका क्या आएगा पपीते में। पपीता तो विटामिन ए से भरा हुआ है, लौह तत्व वहां पे आपको कम देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है एनीमिया की परेशानी से महिलाओं में किस समय होने की सर्वाधिक संभावना है। जो एनीमिया की बीमारी होती है, रक्त अल्पता की बीमारी, वो किस उम्र में या किस कंडीशन में महिलाओं को सबसे ज्यादा टेंशन हो सकती है कि ये बीमारी हो सकती है। ऑप्शन आता है गर्भधारण के समय, माहवारी प्रारंभ होने से लेकर माहवारी निवृत्ति तक में, स्तनपान के समय या शादी के समय। किस समय एनीमिया की परेशानी सबसे ज्यादा रहेगी, महिलाओं को सबसे ज्यादा संभावना रहेगी अधिक होने की। तो सही आंसर क्या रहेगा माहवारी प्रारंभ होने से लेकर माहवारी निवृत्ति तक। ये जो कंडीशन होती है जब ब्लड निकल रहा है, तो ऐसे केस में जो ब्लड की कमी है इसकी संभावना सर्वाधिक रहेगी। तो एनीमिया की सबसे ज्यादा संभावना इसी समय रहेगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी। 24 जनवरी 2017, 24 जून 2019, 24 जून 2020 या 24 जनवरी 2019। सही उत्तर आएगा 24 जून 2019 मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत होती है। चलिए प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण मुक्ति के लिए कितने साल का लक्ष्य रखा गया है। इस सुपोषण को माह मतलब सुपोषण माह जो हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, सुपोषण अभियान जो चला रहे हैं, कितने साल के अंदर हम लोग कुपोषण से मुक्त कर देंगे, ये कितने साल का लक्ष्य रखे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। सही आंसर क्या होगा जी इसका 3 साल। 3 साल के अंदर जो है हम बोल रहे हैं मुक्त कर देंगे। चलिए ऐसा टारगेट रखा गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाल विवाह से जन्मे बालकों का पोषण एवं अभिरक्षा हेतु संबंधित को आदेश कौन जारी करता है। मान लीजिए बाल विवाह से कोई बच्चे का जन्म हुआ है, उसके पोषण, सुरक्षा और अभिरक्षा की संदेश जो भी आदेश आएगा वो कौन जारी कर सकता है कि ये बच्चा किसके पास रहेगा किसके पास नहीं रहेगा, इसको कैसे कैसे आप पाके काम करेंगे, क्योंकि बाल विवाह हुआ है तो वो तो रद्द हो जाता है। ऑप्शन आता है तहसील न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। कौन जारी कर सकता है, सही आंसर होगा जिला न्यायालय। जिला न्यायालय से नीचे वाला कोई जारी नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अगर ऊपर केस जाते बात अलग है, बट बेस्ट आंसर क्या रहेगा जिला न्यायालय जो है इसमें आदेश जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंग्रेजी भाषा से। हम लोगों ने उसके 40 क्वेश्चन कवर अप कर लिया। अब अंग्रेजी भाषा की तरफ बढ़ेंगे। अंग्रेजी भाषा के भी क्वेश्चन आने वाले हैं 10 क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहले बोल रहे हैं चूज द सिंगुलर वर्ड। इनमें से आपको सिंगुलर वर्ड को चुनना है कि कौन सा एक वचन है, गीज, टीथ, वुमेन या फुट। याद रखिएगा ऐसे में आपको सब लग रहा होगा सिंगुलर वर्ड प्लूरल फॉर्म में है। एक जो है फुट, ये जो है सिंगुलर वर्ड है, इसका क्या होता है फीट होता है। तो फीट का जो प्लूरल है वो आपका फुट का प्लूरल फीट होता है, सिंगुलर वर्ड है फुट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट जेंडर फॉर रॉक। जो रॉक है वो किस प्रकार के जेंडर में आता है। अंग्रेजी में जैसे 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, तो मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर या कॉमन जेंडर। रॉक जो है या पत्थर, रॉक में कोई WWE वाला द रॉक को नहीं समझेंगे, या ड्वेन जॉनसन जो रॉक जो हॉलीवुड में मूवीज करता है वो नहीं है। रॉक मतलब पत्थर होता है, जो चट्टान बोल सकते हैं। किस प्रकार के लिंग में आएगा, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है, मैं धीरे से आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा, मे भी आज या कल में वो वीडियो आ जाएगी, हो सकता है इसके पहले आ जाए या इसके बाद आ जाए, बट इंग्लिश की एक वीडियो आएगी जेंडर से रिलेटेड, तो उस पर हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है चूज कॉमन जेंडर। जेंडर में ही है प्रश्न, कॉमन जेंडर कौन सा है, फ्रेंड है, रॉक है, हॉर्स है, मेयर है। कॉमन जेंडर क्या होता है, तो जो मेल और फीमेल दोनों के गुण के लिए बराबर रहता है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा फ्रेंड। फ्रेंड क्या है कॉमन जेंडर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताना है रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या होगा। रेक्टिफाई इसका सिनोनिम क्या होगा, मतलब समानार्थी क्या होगा। टू बिल्ड, करेक्ट, डिस्ट्रॉय या कमांड। रेक्टिफाई का अगर हम लोग सिनोनिम की बात करेंगे तो करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पैरासाइट का करेक्ट सिनोनिम या समानार्थी क्या होगा, यह पूछता है। लॉस ऑफ मोशन, एक्सट्रीमिनेटर, डिजीज, दैट क्लिंग्स। पैरासाइट का क्या होता है सही, तो दैट क्लिक्स होता है, क्लिंग्स, दैट क्लिंग्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द एंटोनिम ऑफ ग्लोरियस। ग्लोरियस का एंटोनिम विलोम बताना है। ह्यूमिलेटिंग, कावर्डली, पेनफुल या सैड।
तो सही आंसर क्या होगा, ह्यूमिलेटिंग। ग्लोरियस मतलब किसी की ग्लोरी, मतलब किसी का आपको क्या करना, किसी की प्रशंसा करना एक प्रकार से, और ह्यूमिलेटिंग मतलब क्या, किसी की बेइज्जती करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अपोजिट ऑफ विजिलेंट, विजिलेंट का अपोजिट आपको बताना है। इग्नोरेंट, इरिस्पॉन्सिबल, केयरलेस या इनोसेंट। विजिलेंट का अपोजिट क्या होगा ये पूछता है, तो केयरलेस। ठीक है, विजिलेंट का मतलब क्या होता है कि भैया जो केयर करता है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं बहुत अच्छे से विजिलेंट, और जो केयर नहीं करता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केयरलेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस इज कॉल्ड। कोई व्यक्ति जो परमानेंटली किसी निश्चित स्थान पर रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट, नेटिव, डोमिसाइल या सब्जेक्ट। तो सही आंसर क्या रहेगा, डोमिसाइल। डोमिसाइल जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द किलिंग ऑफ वन मैन बाई अनदर मैन, ये क्या कहलाएगा, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा मारना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन आता है सुसाइड, होमिसाइड, फिलिसाइड या इंसेक्टिसाइड। सही आंसर क्या होगा, होमिसाइड। सुसाइड मतलब खुद की हत्या करना, इंसेक्टिसाइड मतलब क्या होता है, कीटनाशक। जो साइड होता है, साइड का मतलब होता है किल करना। जब भी CIDE लगा किसी के अंतर, तो आप याद रखिएगा उसका मतलब क्या, मारने वाला या उसको खत्म करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सब्सटेंस इन अ ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज मैटर दैट इज हार्मफुल, इसको क्या बोलेंगे, खून के अंदर ऐसा कोई आपको जो तत्व जो मौजूद रहता है, जो क्या करता है, ऐसी चीजों को न्यूट्रलाइज करता है जो हमारे लिए हानिकारक है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एंटीडोट, एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक या एंटीबॉडी। तो सही आंसर क्या रहेगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारे खून में ऐसा काम करती है जो बाकी चीजों को न्यूट्रलाइज करती है, जो भी मतलब हमारे लिए खतरनाक है उनको न्यूट्रलाइज कर देती है। मतलब आपके ऊपर कोई वायरस का अटैक होगा तो हमारी एंटीबॉडी ही जो है हमारी काम करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब गणित के प्रश्न शुरू होंगे। जो गणित का सेक्शन दिया हुआ है इसको मैंने सबसे आखिरी में डाला ताकि आप लोग आराम से पेन कॉपी पे नोट करके आराम से बना के ट्राई करिए। लाइव की सबसे सेट था कि आराम से बनाएंगे, है ना। अभी आप लोग इसके पूरे आंसर आप सोल्यूशन ले लीजिएगा, वीडियो छोटे में हो जाएगा। जो 3 घंटे का काम था हम लोग ऐसी रिकॉर्डिंग में जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। कमेंट करके आप हर एक आंसर को जो है मतलब कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने स्किप किए थे, ये जरूर बताएंगे। आपका कमजोर पक्ष कौन सा है ये बताएंगे ताकि हम उस पर हेल्प कर सके। बोलता है वह संख्या जो सम संख्या पर अभाज्य संख्या नहीं है, आपको बताना है। ऐसी संख्या जो सम संख्या तो है पर अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, मतलब आपका सम संख्या है और अभाज्य संख्या दोनों इसका गुण रखती है, ये बताना है। ऑप्शन है 4, 6, 8, 2। तो नॉर्मल पूरे उसमें केवल एक ही संख्या है 2, जो सम संख्या तो है बट अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए दो विषम संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त होती है, आपको ये बताना है। सम संख्या, विषम संख्या, कभी सम कभी विषम, या कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब दो संख्या ले लीजिए आप, विषम संख्या जो है उनको आप गुणा करिए तो कैसी संख्या प्राप्त होगी, तो याद रखिएगा हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है। दो विषम संख्याओं के योग से क्या प्राप्त होगा। दो विषम संख्याओं को यदि आप जोड़ते हो तो कैसी संख्या मिलेगी, सम संख्या, विषम संख्या, कभी सम कभी विषम। तो याद रखिएगा हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। एवरेज से प्रश्न है, औसत वाली यूनिट से। 5 लगातार संख्याओं का औसत 15 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आप आराम से बैठ के सॉल्व करिएगा। मैं भी फिलहाल ये वाले सॉफ्टवेयर पे सॉल्व नहीं कर सकता, सिस्टम हैंग करता है। सही आंसर की तरफ बात करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, 13 होगा। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जब लगातार संख्याओं की बात होती है और विषम लिखा है, जैसे नंबर दिया है 5, 5 क्या विषम संख्या है, और औसत बोलता है तो बीच की संख्या जो रहती है वो औसत ही रहती है। तो सबसे बीच की संख्या क्या होगी अपनी, 15 होगी, उससे 2 कम, क्योंकि 5 संख्या बोला था, सबसे छोटी होगी 13। तो वो जो संख्या जिनका औसत लगातार आने पे 15 है, तो 13, 14, 15, 16 और 17, इनका एवरेज कितना होगा, 15 होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ, औसत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्रिकेट की टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 10 वर्ष है। उनके कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की औसत आयु ज्ञात करिए। यहाँ पे 10 वर्ष नहीं होगा, प्रश्न में मिस प्रिंट है। औसत आयु थी 30 वर्ष। ओके, प्रश्न में औसत आयु 30 वर्ष दी होगी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है, आप सुधार लेंगे। औसत आयु 30 वर्ष है। तो आपको बताना है कप्तान को शामिल कर लेते तो आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु कितनी हो गई। सही आंसर इसका होगा 41 वर्ष। मुझको डाटा याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 41 वर्ष आपको सही आंसर दिखेगा। 30 वर्ष को लेकर सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है। 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। टोटल 12 संख्या जब थी, आप ABCDEFGHIJKL तक जा सकते हैं। 12 संख्याओं का औसत आपको मिलता है 20। पहली 5 संख्या ABCD का औसत दिया है आपको 18, आखिरी की 6 संख्या का आपको औसत देता है 22। छठवीं संख्या जो बीच में है उसका औसत ज्ञात करना है, कितना होगा, या वो संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर की बात यदि करेंगे तो होगी वो 18। इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है, आप आराम से सॉल्व करिएगा और उस तक में आप वीडियो चाहे तो पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज करके आगे ट्राई कर सकते हैं आंसर देखने के लिए। किसी आयत की लंबाई 5% बढ़ गई,
चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयत की लंबाई हम लोग बढ़ा दिए 5%, चौड़ाई बढ़ा दिए 10%, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई ये बताना है। ऑप्शन है 15%, 25%, 15.5%, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या रहेगा इसका? 15.5%। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गीता की आय सीता की आय से 20% कम है, तो बताइए सीता की आय गीता की आय से कितनी ज्यादा है। गीता जो है सीता से 20% कम कमाती है, तो बताइए सीता गीता से कितना प्रतिशत ज्यादा कमाती है। ऑप्शन में आता है 20%, 22%, 25%, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या रहेगा? 25% ज्यादा कमाती है। क्वेश्चन नंबर 93 प्रतिशत से ही रिलेटेड है। रोहित की आय पहले 10% बढ़ाई गई, फिर 20% बढ़ाई गई। बताइए रोहित की आय कुल कितना प्रतिशत बढ़ी? 30%, 32%, 35%, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की तरफ बात करेंगे तो सही आंसर होगा इसका 32%। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यदि नहीं सॉल्व होता है तो आप कमेंट में बताएंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक पैकेज बनाया था हमारा 499 में। मैथ का हम लोग सिलेबस कवर अप करवा के दे रहे थे, तो 499 में हम लोग आपको मैथ का सिलेबस कवर अप करवा के दे देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक दुकानदार है, वो दो घड़ी को एक ही मूल्य पर बेचता है। लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है, हमारे सिलेबस में है। दो घड़ी है, उनको एक ही मूल्य पर बेचता है, सेम कीमत पर बेचा। एक पर उसको 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। दोनों पर कुल मिलाकर उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि। ऑप्शन आता है 4% का लाभ, दूसरा है 4% की हानि, 6% का लाभ, या आंकड़े अपर्याप्त। सही आंसर इसका क्या होगा? 4% की हानि। अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है, हम लोगों ने एक पैकेज बना के रखा है 499 में, वो लास्ट ईयर हम लोगों ने दिया था। अभी भी आप वो वीडियो का अवेल कर सकते हैं। जिनको भी चाहिए आप हमसे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9479279948। इस पे आप प्लीज व्हाट्सअप करिएगा। कॉल वगैरह हम लोग रिकॉर्ड करते रहते तो पिक नहीं कर पाते। आप व्हाट्सअप करिएगा कि हाँ आपको पैकेज चाहिए, हम लोग बाकी फॉर्मेलिटीज बता देंगे आप लोगों को क्या क्या आप लोगों को देना पड़ेगा। मतलब हम लोग कोई आईडी नहीं लेते, ईमेल आईडी बस लेते हैं आपका। तो आप ईमेल आईडी देंगे, आपको यूट्यूब में वो सारी चीजें मिल जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रमेश ने कुछ वस्तु 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उसे 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दी। उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, आपको ये बताना है। 20/3% की हानि हुई, 20/3% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, या आंकड़े पर्याप्त नहीं है। यदि सही आंसर की बात करेंगे तो 20/3% का उसको लाभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका मैथ से रिलेटेड है, अनुपात से रिलेटेड प्रश्न आता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3:5, समानुपात 21 प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 23, 35, 25 या 37। सही आंसर की बात करेंगे तो 35 आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। तीन संख्याओं का योग 98 है, यदि वे 10:15:24 के अनुपात में, मतलब तीन संख्या मान लीजिए कोई भी ए बी सी है, उनको जोड़ते तो 98 आता है, उनमें अनुपात देखते तो 10:15:24 आता है। आपको बड़ी संख्या बताना है कौन सी है। यदि इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 48, 48 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है यदि x अनुपात y 2:3 है, y अनुपात z 2:1 है, तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताइए कि x अनुपात y अनुपात z कितना आता है। ऑप्शन है 4:6:3, 3:6:4, 6:4:3, या 3:4:6। सही आंसर की बात करेंगे तो इसका कितना होगा? 4:6:3। ये होगा हमारा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न है। कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। 5 साल में कोई धन 2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी आपको बताना है। 20%, 25%, 5%, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब आंकड़े अपर्याप्त है। सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो कितना होगा? 20% होगा। आखिरी क्वेश्चन आज का। कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह कितने वर्षों में अपने से 4 गुना हो जाएगा, इसको बताना है। ऑप्शन है 40 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष, या आपका 50 वर्ष। सही आंसर की यदि बात करेंगे तो 60 वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा। तो कुछ इतने प्रश्न थे जो हम लोगों ने आपके लिए डाले थे। प्रश्न जो है हमारे ओवर होते हैं, 100 क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर दे दिया। तो जो लाइव का था, नेटवर्क वगैरह का जो इशू है, हम लोग 1 या 2 दिन में उसको ठीक कर लेंगे। फिर से हम लोग लाइव आएंगे। आप इसमें बताएंगे आपके कितने आंसर सही थे, कितने गलत थे। इसके अतिरिक्त यदि आपको हमें फॉलो करना है तो आप हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। क्लियर CGPSC से हमारा पेज है, उसको आप जरूर लाइक करिए। तुषार कुमार तिड़के मेरा आईडी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप नोट्स के लिए आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंस्टाग्राम पे tushar.clearcgpsc आप सर्च कर सकते हैं, उसमें मेरा आईडी आपको दिख जाएगा। यूट्यूब में आप इसी चैनल पे वीडियो देख रहे थे, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्लियर CGPSC में हमारा वहां पर भी आईडी है। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।